हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में हम कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ हम पढ़ चुके हैं तो हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। इसको हम डिटेल में भी आगे अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा जो हम पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इंजाइम के बारे में पढ़े हैं, और इंजाइम कौन सा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में मेनली हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम बोलते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी में तीन टूल्स पाया जाता है, जिस टूल्स के बेस पे हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करवाते हैं। ठीक है, उस टूल्स में पहला टूल्स आपका इंजाइम होता है। इंजाइम को हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। दूसरा टूल्स आपका क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसको हम अभी लास्ट लेक्चर में कल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर का भी हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप जा करके देख सकते हैं उसको। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बार बार बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम आता जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसलिए आप कहीं ना कहीं वो दोनों वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग तीन टूल्स के बारे में हमको पढ़ना था, जिसमें पहला टूल्स इंजाइम के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। दूसरा टूल्स क्लोनिंग वेक्टर था, जिसके बारे में हम सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये तीसरा जो आपका टूल्स है वो टूल्स है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। ठीक है, तो आज हम लोग उस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, होस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम कहीं ना कहीं एक टेक्निक्स को भी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो आज हम इन दोनों चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटेंट सेल को। कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स, या सिंपली बोल सकते हो कॉम्पिटेंट होस्ट। देखो होस्ट क्या होता है, इस प्रोसेस को अगर हम देखते हैं होस्ट क्या होता है। देखो होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर को इंसर्ट करते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं जिसके अंदर हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए को इंसर्ट करके उसका कॉपी फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए को होस्ट के अंदर मेंटेन करते हैं, और उस डिज़ायरेबल डीएनए का हम क्या ऑब्टेन करते हैं, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब एक ऐसा होस्ट होना चाहिए जो होस्ट क्या करे, डीएनए को अपटेक कर ले और अपने डीएनए के साथ इंट्रीगेट कर ले। कहने का मीनिंग क्या है कि मान लो आपके पास जैसे ई कोलाई है, जैसे आपके पास क्या है, ई कोलाई है। ठीक है, और हमारे पास कोई वेक्टर है मान लो। ठीक है, उस वेक्टर के अंदर वेक्टर का हम काफ़ी डिटेल कल देख चुके हैं। उस वेक्टर के अंदर क्या है, हमारा डिजायरेबल जीन है। अब डिजायरेबल जीन इस वेक्टर के अंदर है, ये वेक्टर इसके अंदर जाएगा, और जानेगा ये जो आपका डिजायरेबल जीन है ये इनकॉर्पोरेट होगा, किसके साथ इनकॉर्पोरेट होगा, तो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होगा। देन रेप्लिकेट करेगा, क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा और हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट देगा। तो ये जो ई कोलाई है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे डिजायरेबल डीएनए को अपटेक कर ले। मान लो हमने सारा कंस्ट्रक्ट कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, लेकिन होस्ट उसको अपटेक नहीं कर पा रहा है, अपने डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारा डिज़ायरेबल डीएनए कहाँ बनेगा, तो डिज़ायरेबल डीएनए ऑब्वियसली होस्ट के अंदर ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमको कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होना चाहिए, होस्ट क्या होना चाहिए, आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपटेक करने वाला, या सिंपली आप बोल सकते हो जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपटेक करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका होस्ट हमेशा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है, तो हम सिंपली बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट
essential for transformation of competent host, essential for transformation with recombinant DNA, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट सेल्स एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो यहाँ पे वर्ड है एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो हम सिंपली बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है अपटेक ऑफ डीएनए टू अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम uptake of DNA by host cells, uptake of DNA by host cell from its environment and integrate it with its own DNA, ठीक है। तो कहने का मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिंपली है कि इन्वायरमेंट से क्या करना, इन्वायरमेंट से डीएनए को अपटेक करना और उस डीएनए को अपने डीएनए के साथ इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेट करके फिर उसका क्या करना, मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। और जब मल्टीपल कॉपीज़ बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप अगर कहो तो हम कॉम्पिटेंट होस्ट बनाएंगे कैसे, कॉम्पिटेंट होस्ट हम कैसे बनाते हैं? तो हम कहीं ना कहीं सबसे पहले अब आते हैं कॉम्पिटेंट सेल कौन कौन हो सकता है, कॉम्पिटेंट होस्ट कौन कौन हो सकता है, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट की बात कर सकते हैं, ये में भी आपका प्रोकैरियोट्स हो सकता है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या हो सकता है? प्रोकैरियोट्स हो सकता है। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में कौन, मेनली हम इकोलाई का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट आपका यूकैरियोट्स भी हो सकता है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या हो सकता है? यूकैरियोट्स भी हो सकता है। यूकैरियोट्स में क्या क्या हो सकता है? तो आप बोल सकते हो कि इसके लिए आपका एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, और क्या कॉम्पिटेंट होस्ट हो सकता है? तो आप बोलोगे फंगल सेल हो सकता है। कौन सा सेल हो सकता है? फंगल सेल हो सकता है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट आपका प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है एंड कॉम्पिटेंट होस्ट आपका यूकैरियोट्स भी हो सकता है। अब हम बोलेंगे सेल को, जो होस्ट है उसको हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे कैसे। तो कॉम्पिटेंट बनाने का डिफरेंट स्टेप्स होता है जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो कॉम्पिटेंट होस्ट वो होस्ट होगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हो, या जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है उसको अपटेक करने के लिए कैपेबल हो, उस होस्ट को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। तो हम कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने की ज़रूरत क्यों है और कैसे हम बनाते हैं, हम ये दोनों चीज़ को नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। देखो कैसे हम बनाते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो हम इसको रहने देते हैं अभी थोड़ा सा। कॉम्पिटेंट होस्ट हम कैसे बनाते हैं? देखो, अगर हमारे पास ई कोलाई है या हमारे पास बैक्टीरिया है, अगर हमारे पास बैक्टीरिया है या हमारे पास मान लो फंगल सेल है, ठीक है, या हमारे पास मान लो प्लांट सेल है, ठीक है, या हमारे पास मान लो आपका एनिमल सेल है, ठीक है। क्या है? एनिमल सेल है। तो अगर इन सब की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इस सेल का थोड़ा सा फीचर देख लें कि हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं डिजायरेबल डीएनए वो कहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और इस सेल का कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं। देखो क्या है केस ये है कि अगर हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा? सेल वॉल होगा। सेल वॉल के अलावा क्या होगा? उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं तो वहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे। चलो हम फंगल सेल लेते हैं तो फंगल सेल में आपका क्या होगा? ऑब्वियसली सेल वॉल होगा, और सेल वॉल के अंदर आपका क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? आपका न्यूक्लियस होगा। उसी तरीके से हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन होगा और अंदर न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए, इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए, और इसका डीएनए कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो और हम प्लांट और अगर हम एनिमल सेल को लेते हैं तो एनिमल सेल में क्या होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ
क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक तो सेल वॉल है, सेल वॉल है, ठीक है, बड़ा आराम से हम इस चीज़ को समझते हैं रिलैक्स मोड में। ठीक है, दूसरा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और तीसरा ऑब्वियसली ये बैक्टीरियल सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी हमारा ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, क्या बोल लेते हैं इसको हम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। सेम इस तरीके से सबके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले भाई कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए, होस्ट अपटेक करने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये सेल वॉल तो एक हार्ड लेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस हार्ड लेयर को रिमूव करना पड़ेगा होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या करना होता है यहाँ हम उस चीज़ को देखते हैं। हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली इससे अगर हमें बनाना होगा बैक्टीरियल सेल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल को अगर हम कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करवाएंगे। सेल वॉल है, सेल वॉल को किससे ब्रेक करते हैं, लाइसोजाइम से बैक्टीरिया में ब्रेक करते हैं, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डीएनए हो जाएगा। इसको हम सिंपली बोल लेते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इस केस में भी वही होगा, सेम हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद हम क्या बना लेते हैं, रिमूव करने के बाद हम अपना डीएनए, इस टाइप से डीएनए इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस केस में भी करते हैं, यही सेम प्रोसेस करते हैं, सारे केस में हम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये आ जाएगा और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए होगा। इस केस में भी आपका ऑलरेडी ये प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना, सेल विदाउट सेल वॉल, जो सेल विदाउट सेल वॉल बना उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो पहला स्टेप्स जो होगा कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए वो होगा प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन। क्या करेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन। अब देखो आपके पास प्रोटोप्लास्ट बन गया, तो प्रोटोप्लास्ट में क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन है। अब हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन जो होता है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका पाया जाता है क्या, तो मेनली प्रोटीन और प्लस फॉस्फोलिपिड। क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाया जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर पाया जा रहा है तो ये बाइलेयर किस नेचर का होगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। तो ओवरऑल मेम्ब्रेन जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर ज़्यादा होगा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक नेचर अगर ये है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो हमारा डीएनए जो होगा वो डीएनए क्या होता है, तो हम कहते हैं कि डीएनए हमारा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोफोबिक है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स डीएनए जो होता है वो डीएनए कैसे हाइड्रोफिलिक वाले के अंदर एंटर करेगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा है वो हाइड्रोफोबिक है, जबकि डीएनए जो अंदर जाएगा वो डीएनए क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है। तो कैसे वो उसके अंदर एंटर करेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डाइवैलेंट केटायन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और उस डाइवैलेंट केटायन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर पोर्स क्रिएट करवाते हैं, डाइवैलेंट केटायन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाइवैलेंट केटायन का इस्तेमाल करते हैं, किसका, डाइवैलेंट केटायन का। और डाइवैलेंट केटायन में मेनली किसका इस्तेमाल करते हैं, Ca2+ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये Ca2+ क्या करेगा, मेम्ब्रेन के साथ जाकर के बाइंड करेगा और इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी को। तो आप कह सकते हो Ca2+ इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किसके लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो इस डीएनए के लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा कौन, Ca2+ इंक्रीज करेगा। Ca2+ क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा फॉर द अपटेक ऑफ डीएनए के अपटेक के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा, ये तो दूसरा स्टेप्स हो गया कि हम डाइवैलेंट केटायन का इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ के लिए। अब तीसरे स्टेप्स में कैसे ये डीएनए को अपटेक, ये तो परमिएबिलिटी को बढ़ाया, लेकिन डीएनए अपटेक कैसे होगा, डीएनए अपटेक कैसे होगा, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा होस्ट सेल है, ठीक है, प्लस हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए है,
डिजायरेबल डीएनए है, इसको हम कहीं ना कहीं किस में रख देंगे, आइस में रख देंगे। मतलब यहाँ पे कोल्ड ट्रीटमेंट अब उसको देंगे, क्या देंगे उसको, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। इसको हम आइस के अंदर रख देंगे, ठीक है। आइस के अंदर डालने के बाद फिर उसको फाइनली हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसको फिर हम हीट शॉक देंगे। फिर हम क्या देंगे, इसको हीट शॉक देंगे, फिर हम इसको हीट शॉक देंगे, ठीक है, हीट शॉक देंगे। अब इसको हम हीट शॉक कितना डिग्री टेम्परेचर देते हैं, तो हम बोलते हैं हीट शॉक में हम 42 डिग्री सेल्सियस देते हैं। फिर हीट शॉक देने के बाद फिर से उसको हम कोल्ड शॉक देंगे, फिर से हम कहीं ना कहीं उसको आइस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हीट कोल्ड सिंपली कोल्ड से हीट में ट्रांसफ़र किया, हीट से फिर कोल्ड में ट्रांसफ़र किया। जब ऐसा हम करवाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो डीएनए है वो डीएनए डिजायरेबल डीएनए किसके अंदर एंटर कर जाता है, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। और होस्ट सेल का जो डीएनए है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। अब जब भी होस्ट सेल्स का डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी सेल को हम कॉम्पिटेंट बना लेते हैं। तो कॉम्पिटेंट बनाने का सिंपल तरीका क्या है, हम डिफरेंट सेल लेंगे, उससे हम प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे। पहला स्टेप प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, जिसके अंदर सेल वॉल है उसको हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे। तो सेल विदाउट सेल वॉल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर लिए। फिर इस प्रोटोप्लास्ट को हम ट्रीट किए किससे, डाइवेलेंट केटायन से। डाइवेलेंट केटायन से ट्रीट करने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड का कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, आप पढ़े होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहाँ पे पढ़े होंगे फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि हमारा डीएनए जो होता है वो निगेटिव चार्ज है और कह सकते हो कि हाइड्रोफिलिक है। तो ये कैसे इसके अंदर एंटर करेगा, ये इसके अंदर कैसे एंटर करेगा, तो इसके अंदर एंटर करने के लिए उसको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर इसको हम किससे ट्रीट करवा रहे हैं, Ca2+ से ट्रीट करवा रहे हैं। जब Ca2+ से हम ट्रीट करवाएंगे किसको, इन सारे सेल को, प्रोटोप्लास्ट को सिंपली कह लो, प्रोटोप्लास्ट को जब हम ट्रीट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और जब मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, देन हम उस सेल को होस्ट जो आपका होस्ट सेल है, होस्ट सेल्स को हम क्या करेंगे, डिजायरेबल डीएनए के साथ इनको डिजायरेबल डीएनए के साथ किस में रखेंगे, आइस में रखेंगे। आइस में जब हम उसको रखते हैं, आइस से फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब हीट शॉक। तो एक बार हम कोल्ड में रखते हैं, फिर हीट में, और हीट शॉक हम कितना डिग्री टेम्परेचर देते हैं, तो 42 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। फिर हीट से फिर से हम कोल्ड में ले जाएंगे। जब ये प्रोसेस हम करवाते हैं तो डीएनए को अपटेक कर लेता है, कौन, होस्ट सेल्स डिजायरेबल डीएनए को अपटेक कर लेता है और अपने डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है। अननोन प्रोसेस है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, बट ये एक साइंटिस्ट लोग का एक जुगाड़ है कि इस टाइप से ये कर लेते हैं, ठीक है। बट स्टिल उनको भी नहीं पता कि आखिर ऐसा होता कैसे है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हीट कोल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया सेल्स क्या करता है, या कोई भी आपका होस्ट सेल क्या करता है, डीएनए को अपटेक कर लेता है, ठीक है। और हमें डीएनए को अपटेक ही करवाना है, तो चाहे जैसे हो, जुगाड़ से हो कि चाहे जैसे हो, हम उसको क्या करवाते हैं, अपटेक करवा देते हैं। तो इस टाइप से हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ मेथड्स पे जो वेक्टरलेस मेथड्स है। मेथड फॉर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, ठीक है, मेथड फॉर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, मेथड फॉर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र। देखो क्या है इसमें, मेथड्स फॉर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, मतलब विदाउट वेक्टर हम जो जीन का ट्रांसफ़र करते हैं। मेथड ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र। देखो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो एक चीज़ को पढ़ते हैं, आपका कह सकते हो जीन गन। चलो जीन गन से ये स्टार्ट करते हैं। जीन गन, या इसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक मैथड्स, ठीक है। एक दूसरा मेथड इसके अंदर क्या होता है, तो हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। किसके लिए होता है, माइक्रो इंजेक्शन एक दूसरा मेथड्स होता है, ठीक है। तीसरा मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक मेथड होता है डिसआर्म्ड मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथा मेथड एक होता है जिसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। ये हम डिफरेंट मेथड का क्या करते हैं, इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
और भी और बहुत डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। एक ये भी होता है, लिपोसोम मेथड्स भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स है, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो हम कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर उसको हम इंसर्ट करते हैं विदाउट यूजिंग वेक्टर, ठीक है। जीन गन मेथड क्या है, सबसे पहले हम इसको देखें कि जीन गन मेथड्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम जीन गन मेथड की बात करते हैं तो जीन गन मेथड क्या होता है, सिंपली समझो कि ये जीन गन मेथड जो अप्लाई किया जाता है ये प्लांट के लिए होता है, प्लांट के लिए होता है। पहली बात तो ये है कि ये प्लांट के लिए होता है। इसमें क्या करवाया जाता है, जीन गन मेथड्स में क्या करवाया जाता है, तो जीन गन मेथड में देखो क्या करवाया जाता है। सबसे पहले जीन गन मेथड्स में हम क्या लेते हैं, टंगस्टन या गोल्ड का क्या बनाते हैं हम, बुलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, बुलेट फॉर्मेशन करते हैं। टंगस्टन एंड किसका, गोल्ड का बुलेट बनाते हैं, ठीक है। और उस बुलेट के ऊपर जो बुलेट बनाएंगे हम, ठीक है, उस बुलेट के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। और कौन सा डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं डिज़ायरेबल डीएनए को, जो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है, ठीक है। उस डीएनए को हम किससे कोट कर दिए, हम बुलेट को किससे कोट कर दिए, हम बुलेट का फॉर्मेशन करते हैं, बुलेट को किससे कोट कर देते हैं, डिज़ायरेबल डीएनए से कोट कर देते हैं। जब हम बुलेट को डिज़ायरेबल डीएनए से कोट कर लेंगे और फिर इस बुलेट को हम जीन गन के अंदर डालेंगे और कहीं ना कहीं उसको हम फायर करेंगे, ठीक है। जब हम फायर करते हैं इसको, ये जो आपका ये बनेगा साइज, इसका साइज जो होगा, ये जो बुलेट बनेगा, इस बुलेट का साइज नियर अबाउट आपका 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर का होता है। कितने साइज का होता है, 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इस बुलेट को क्या करेंगे, जीन गन के अंदर डालेंगे और जीन गन के अंदर डालने के बाद इसको क्या करते हैं, हम फायर कर देते हैं। तो फायर कैसे हम करते हैं, किस स्पीड से करते हैं हम फायर, तो इसका स्पीड है 1400 फीट पर सेकेंड, 1400 फीट पर सेकेंड। इतने स्पीड से हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इतने स्पीड से हम क्या करेंगे, बुलेट मतलब फायर करेंगे, ठीक है। इस स्पीड से जाएगा, ये वाला आपका बुलेट है जिसके ऊपर हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है। और डिज़ायरेबल डीएनए से हम कहीं ना कहीं डिज़ायरेबल डीएनए को किसको कोट कर दिए हैं, तो हम कहते हैं जो ये बुलेट है उसको हम कोट कर दिए। बुलेट किस चीज़ का बना हुआ है, टंगस्टन एंड गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है आपका जीन गन में, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड्स में हम सबसे पहले टंगस्टन एंड गोल्ड का इस्तेमाल करके बुलेट बनाते हैं। उस बुलेट को हम कोट करते हैं, किस चीज़ से कोट करते हैं, डिज़ायरेबल डीएनए से कोट करते हैं, ठीक है। फिर उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो उसका साइज़ लगभग 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस बुलेट को हम इस जीन गन के अंदर लेते हैं और उसको फायर कर देते हैं। और जब फायर करते हैं उसका स्पीड ये होना चाहिए 1400 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और जब हम फायर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बुलेट किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा और हमारा डिज़ायरेबल डीएनए को अंदर ले करके जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, जिस मेथड से कहीं ना कहीं हम प्लांट सेल के अंदर जीन को इंसर्ट करते हैं। प्लांट सेल के अंदर जीन को, जो जीन है, कौन सा जीन, हमारा डिज़ायरेबल जीन, उसको हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड्स आपका होता है माइक्रो इंजेक्शन। देखो माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन में हम एनिमल सेल का इस्तेमाल करते हैं। जो माइक्रो इंजेक्शन है इसके लिए हम एनिमल सेल में करते हैं, एनिमल सेल में हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जनरली हम एनिमल सेल में करते हैं। प्लांट सेल में भी होता है लेकिन, ठीक है, कुछ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हम क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन करवाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली एनिमल सेल लेते हैं और एनिमल सेल के अंदर आपका डीएनए कहाँ है, उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए है। और हम बाहर से इस डीएनए को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बाहर से हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे, ठीक है। उस इंजेक्शन से हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो इंजेक्शन लेंगे, ठीक है, और इंजेक्शन से सिरिंज लेंगे हम, और सिरिंज में क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लेंगे। माइक्रो पाइपेट बोल लो या माइक्रो सिरिंज बोल लो, या माइक्रो सिरिंज या माइक्रो नीडल बोल सकते हो, सिंपली माइक्रो नीडल या हम माइक्रो पाइपेट का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इंजेक्ट करने के लिए। कहाँ पे, न्यूक्लियस में, किसके, एनिमल सेल के, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं या तो हम माइक्रो नीडल यूज़ करते हैं या हम माइक्रो पाइपेट यूज़ करते हैं, माइक्रो पाइपेट यूज़ करते हैं, ठीक है।
माइक्रो पाइपेट यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए, माइक्रो इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या यहाँ पे आपका माइक्रो नीडल या माइक्रो पाइपेट के द्वारा इसके अंदर हम सॉल्यूशन बना करके ले लेते हैं। कौन सा? हम अपना डिजायरेबल डीएनए, और उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हो गया। तीसरा मेथड्स क्या होता है? तीसरा मेथड्स होता है आपका डिसआर्म्ड मेथड। देखो डिसआर्म्ड मेथड क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास प्लांट सेल में इंसर्ट करने के लिए कौन सा वेक्टर हम यूज़ करते थे? तो हम टी.आई. प्लाज्मिड यूज़ करते थे। और टी.आई. प्लाज्मिड आपको याद होगा कि अगर हम टी.आई. प्लाज्मिड यूज़ करते थे उसके अंदर एक वीड जीन होता था। कौन सा जीन होता था? वीड जीन होता था। और ये वीड जीन क्या करता है? ये डिजीज काउज करता है। वीड जीन क्या करता था? तो ये डिजीज काउज करता था, ठीक है। तो ये इस स्ट्रैंड, ये डीएनए का एक आर्म्ड है, ठीक है। इस आर्म को हम क्या करें? ये वीड जीन वाला जो डिजीज काउज करता है इसको हम रिमूव कर दें, इसको हम रिमूव कर दें और यहाँ पे हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाल दें। कहने का मीनिंग ये है कि मान लो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये वाला स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड से हमारा इसको हम रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। और जब डीएनए को इंसर्ट करके, कौन सा डीएनए? तो हमारा डिजायरेबल डीएनए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के द्वारा किसके अंदर चला जाएगा? प्लांट के अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे जा करके ये ऑब्वियसली पहले पैथोजन काउज करता था, लेकिन अब उसी को हम इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इंसर्ट कर रहे हैं। किसके अंदर? तो डिफरेंट होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसआर्म्ड मेथड्स वो मेथड्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं? सिंपली क्या करते हैं? जो डिजीज काउजिंग पैथोजेंस का आर्म है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बदले में हम अपना डीएनए इंसर्ट करके और कहीं ना कहीं होस्ट को इन्फेक्शन करवा देते हैं, उससे होस्ट को उसके साथ अटैच करवा देते हैं, और होस्ट क्या करता है? उस डीएनए को अपटेक कर लेता है, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स में हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। क्या देते हैं हम? इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक उसको देंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या हो जाएगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या हो जाएगा? पोर क्रिएट हो जाएगा। और जब पोर क्रिएट होगा तो जो हमारा डिजायरेबल डीएनए वो अंदर मतलब पहुंच जाएगा। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल कहते हैं कि इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं? तो इसमें हम अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम हाई वोल्टेज देते हैं, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा? पोर क्रिएट in membrane which help in uptake of cell, which help in uptake of DNA, क्लियर। तो हम कहते हैं सिंपली कि कहीं ना कहीं आपका ये इलेक्ट्रोपोरेशन इस टाइप से होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके, हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करके हम पोर बनाते हैं। देखो इसमें बहुत सारा चीज़ जो इसका नाम ही बता देता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम पोर क्रिएट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके कारण जो डीएनए है हमारा वो इजीली उसके साथ अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ लिपोजोम। देखो लिपोजोम क्या होता है? अभी हम बता रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर लिपिड होता है, लिपिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस नेचर का होगा? हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? लिपिड का एक वेसिकल्स लेते हैं, लिपिड आप जान रहे हो लिपिड क्या होगा? ये हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। तो इसका हम यूनिलैमिनर मतलब लिपिड का एक लेयर बना लेते हैं, लिपिड का एक वेसिकल्स ले लेते हैं, एक वेसिकल्स बना लेते हैं हम किस चीज़ का? लिपिड का, और उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? अपना डीएनए डाल देते हैं, ठीक है। अब ये है तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, तो इसको क्या करते हैं हम फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इनकॉर्पोरेट करके अंदर भेज देते हैं, ठीक है।
तो लिपोजोम भी लिपिड का एक वेसिकल्स है जिसके अंदर हम डीएनए, डिजायरेबल डीएनए को डालेंगे और फिर लिपोजोम क्या होगा, अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद वो डीएनए को वहाँ पे होस्ट डीएनए के साथ क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स है। किस चीज़ के लिए ये डिफरेंट मेथड्स है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिजायरेबल डीएनए को होस्ट या कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये हो गया आपका कॉम्पिटेंट होस्ट और कैसे हम डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ये हो गया आपका। इसके अलावा जो आपको हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक टेक्निक्स पढ़ेंगे और वो टेक्निक है आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखो ये होता क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की बात करते हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करवाता है ये चीज़ को हम देखें। देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस क्या करवाता है, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और वो कोई क्राइम करता है। ठीक है, जब वो क्राइम करता है तो जो क्राइम साइट है, ठीक है, उस क्राइम करके वो मान लो भाग जाता है। ठीक है, तो भाग जाने के बाद क्या होगा, जो क्राइम साइट है जब पुलिस आता है तो उसको वहाँ पे देखता है, वहाँ पे खोजता है कि कुछ ऐसा क्लू है जो वो छोड़ के गया है। ठीक है, तो मान लो वहाँ पे वो कोई एक सिंगल उसका हेयर मिल गया। ठीक है, किसका, जो क्राइम करके जा चुका है उसका मान लो एक सिंगल हेयर मिल गया। अब उस सिंगल हेयर के फॉलिकल से क्या निकाल लेंगे हम, डीएनए निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन वो डीएनए का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा क्वांटिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका सेल कम होगा तो क्वांटिटी डीएनए का क्या होगा, कम होगा। अब मान लो उस डीएनए को हम एक्सपेरिमेंट करके उस सस्पेक्ट तक, उस क्रिमिनल तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डीएनए आया है वो डीएनए बहुत ही कम है। मान लो हम 1-2 एक्सपेरिमेंट किए लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए, तो पता चला कि मेरे पास अब कोई डीएनए ही नहीं बचेगा उस सस्पेक्ट का या उस क्रिमिनल का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उस डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एम्पलीफाई का ये मीनिंग यहाँ पे नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, पिच को बढ़ा देंगे, ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है। एम्पलीफाई करने का यहाँ पे मीनिंग क्या है, एम्पलीफाई करने का मतलब उसका हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें एक्सपेरिमेंट करने में आसान हो। अगर मान लो 1-2 एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं डीएनए का सीक्वेंस। ठीक है, तो एम्पलीफाई करने के लिए मतलब कॉपी बनाने के लिए पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी डीएनए अगर हमारा माइनर क्वांटिटी में है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, उसको हम लार्ज क्वांटिटी में बना सकते हैं, लार्ज नंबर में बना सकते हैं। तो ये जो बनाने का प्रोसेस कौन करता है, तो ये करता है आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो हम कहते हैं इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट इज़ अ साइक्लिक process which is used for amplification of DNA। किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका डिस्कवरी कौन किया, इन्वेंट कौन किया था, PCR was invented और formulated by कैरी मुलिस। ये कैरी मुलिस इसका इन्वेंट किया था इन 1985 में, 1985 ईस्वी में कैरी मुलिस इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डीएनए का कॉपी बनाने के लिए करते हैं, मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन करने के लिए। अब देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है इसका 3 स्टेप्स होता है। हम स्टेप्स पे धीरे धीरे आते हैं। 3 स्टेप्स होता है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप है, तो पहला स्टेप्स जो होता है इसका, वो स्टेप्स को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। पहला स्टेप्स जो होता है उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप्स जो होता है उसको बोलते हैं हम एनेलिंग, दूसरा स्टेप्स को हम बोलते हैं एनेलिंग। और जो तीसरा स्टेप्स होता है उसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन।
तीसरे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, तीसरे स्टेप्स को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये 3 प्रोसेस है, ठीक है, 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनलिंग और क्या है आपका एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ को देख लें कि इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, डबल स्ट्रैंड डीएनए होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, तो दूसरा हमारे पास प्राइमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा हमारे पास प्राइमर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपके पास जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, उसके अलावा आपको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अच्छा, पॉलीमरेज एंजाइम जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, तो हम बोलते हैं एक स्पेशल होता है जिसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। अभी हम बताएंगे क्या होता है, ये भी टैग पॉलीमरेज यूज होता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और भी एंजाइम इस्तेमाल होता है, जैसे लाइगेज वगैरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ किस में इस्तेमाल होगा, पीसीआर में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो पीसीआर अब होता क्या है, 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा स्टेप्स है, पहला आपका डीनेचुरेशन होगा, दूसरा स्टेप्स आपका एनलिंग होगा और तीसरा स्टेप आपका एक्सटेंशन होगा। इन 3 स्टेप में किया जाता है आपका क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ठीक है। हम आते हैं 3 स्टेप्स पे, कैसे कैसे हम करते हैं, क्लियर ना। और स्टेप पे भी हम कहीं ना कहीं ये चीज़ बताते रहेंगे कहाँ पे क्या है। चलो हम स्टेप्स पे आते हैं। तो पहला स्टेप्स आपका क्या है, तो फर्स्ट स्टेप्स है आपका डीनेचुरेशन। पहला स्टेप्स क्या है, तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप है आपका डीनेचुरेशन। चलो डीनेचुरेशन हम करवाते हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन क्या होता है, तो डीनेचुरेशन में अगर हम देखते हैं तो डीनेचुरेशन में हम सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए लेते हैं। देखो रिक्वायर्ड था हमारे पास क्या, डबल स्ट्रैंड डीएनए का रिक्वायरमेंट था, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए लेते हैं। और डबल स्ट्रैंड डीएनए लेने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो कुछ ना कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा, जैसे AGCTAG कुछ भी सीक्वेंस है कम्प्लीटली। हम यहाँ मानते हैं TCGATC कुछ भी सीक्वेंस है। ये A और T के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस टाइप से और भी होगा, ठीक है। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, डीनेचुरेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं 92 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, 92 से 95 डिग्री टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर से क्या होगा, तो हम कहते हैं इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन का मतलब इसके दोनों के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस टाइप से ले लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, तो ये स्ट्रैंड इस टाइप से बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो ये पहला स्टेप्स था जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। हम यहीं पे लिख लेते हैं चलो कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका डीनेचुरेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप्स क्या होगा, तो दूसरा स्टेप्स होगा आपका एनेलिंग। दूसरा स्टेप्स क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप्स हो जाएगा आपका एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब है एडिशन ऑफ प्राइमर। क्या है, एडिशन ऑफ प्राइमर। तो अब यहाँ पे ये जब खुल गया तो इसके पास क्या ऐड होगा, प्राइमर ऐड होगा। ये ओपन हो गया, डीनेचुरेशन हो गया, अब इसके पास एनेलिंग होगा। क्या होगा, एनेलिंग होगा। एनेलिंग का मतलब सिंपली है यहाँ पे एडिशन ऑफ प्राइमर से, एडिशन ऑफ प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है, तो आप बोलोगे प्राइमर जो होता है, प्राइमर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमर क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ स्मॉल RNA, a small nucleotide, RNA sequence है, RNA sequence which bind with single strand of DNA, and start replication,
रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये आपका जो आरएनए बाइंड प्राइमर जो बाइंड करेगा उसका भी एक फिक्स लोकेशन होगा, वहीं पे बाइंड करेगा। तो कहाँ बाइंड करेगा? अगर ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ है, ठीक है, डीनेचुरेशन कंडीशन में है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्राइमर का एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? प्राइमर का एडिशन होगा, ठीक है। तो प्राइमर कैसे ऐड होगा? तो हम जानते हैं कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा और ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। और प्राइमर भी दो इस्तेमाल होगा, एक फॉरवर्ड प्राइमर कहलाता है, एक बैकवर्ड प्राइमर कहलाता है, ठीक है। तो प्राइमर कैसे ऐड होगा? अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो प्राइमर यहाँ पे कैसे एडिशन होगा, ठीक है। क्यों? हम जानते हैं कि जो नया स्ट्रैंड जो भी बनेगा वो नया स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो 3 प्राइम से 5 प्राइम में स्ट्रैंड होगा उसको टेम्पलेट के जैसे इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे आपका प्राइमर ऐड होगा किस डायरेक्शन में? तो आप बोलोगे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और ये आगे की तरफ एक्सटेंड होगा। उसी तरीके से इस साइड से भी आपका प्राइमर ऐड होगा और वो ऐड होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसी एक को आप बोल सकते हो कि फॉरवर्ड है, दूसरे को कह सकते हो कि क्या है? बैकवर्ड प्राइमर है। तो दो प्राइमर का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्टैंड है और दोनों स्टैंड किसकी तरह काम करता है? टेम्पलेट के जैसे काम करता है। और जब टेम्पलेट के जैसे काम करेगा दोनों स्टैंड पे प्राइमर आएगा, और प्राइमर जब आएगा तब क्या करेगा? प्राइमर आएगा, प्राइमर आने के बाद क्या होगा? तो प्राइमर आने के बाद उसको पॉलीमराइज किया जाएगा और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होगा। देखो अब क्या नेक्स्ट स्टेप में होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में क्या यूज़ होगा? बोलेंगे एक्सटेंशन में सबसे पहले तो आपका ये आएगा जो DNTPs है, मतलब न्यूक्लियोटाइड आएगा। और उसके साथ साथ एक्सटेंशन में जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा टैग पॉलीमरेज, टैग DNA पॉलीमरेज, टैग DNA पॉलीमरेज। क्या इस्तेमाल होगा? टैग DNA पॉलीमरेज। अब बोलोगे सर ये क्या है? टैग DNA पॉलीमरेज क्या है? तो हम थर्ड स्टेप में देखते हैं एक्सटेंशन में क्या देखते हैं? तो हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज यूज होगा। टैग DNA पॉलीमरेज है तो ये क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करवाएगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। किससे ऐड करेगा? प्राइमर से ऐड करता जाएगा और चेन कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये चेन भी आगे की तरफ एक्सटेंड होगा, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवाएगा Mg2+ के प्रेजेंस में, ठीक है। तो टैग DNA पॉलीमरेज है क्या? ठीक है, तो हम कहते हैं टैग DNA पॉलीमरेज एक टाइप का स्पेशल टाइप का DNA पॉलीमरेज है, ठीक है, जो कितने डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है? तो हम बोलते हैं टैग DNA पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर हो सकता है? तो हम बोलते हैं 70 to 75 डिग्री इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इतना पे ये काम 70 से 72 डिग्री सेल्सियस कुछ कुछ बुक में रहता है, ठीक है। तो इसको इस पे क्या काम कौन करेगा? तो इस पे काम करता है आपका टैग DNA पॉलीमरेज। क्यों काम करता है भाई इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे? ये क्यों काम करता है? तो हम बोलते हैं टैग DNA पॉलीमरेज जो होता है ये ऑब्टेन किया जाता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, ठीक है। तो जो टैग DNA पॉलीमरेज है वो ऑब्टेन फ्रॉम टैग DNA पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से। और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया से, मतलब वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो एंजाइम होगा उसका भी ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। और क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ये एक्सटेंशन वाला प्रोसेस भी आपका 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऐसा DNA पॉलीमरेज चाहिए होता है जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सके। तो इसलिए हम उसको ऑब्टेन करते हैं। किसको? टैग DNA पॉलीमरेज को। किससे ऑब्टेन करते हैं? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अब बोलो कौन सा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जिससे टैग हम ऑब्टेन करते हैं? तो ये इसका नाम ही बताता है इस चीज़ को। टैग मतलब यहाँ पे आ गया थर्मस एक्वेटिकस। तो टी लिया गया, टैग का जो टी लिया गया वो थर्मस से और AQ लिया गया एक्वेटिकस से, ठीक है। तो हम क्या बोल लेते हैं? थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जिससे ऑब्टेन किया जाता है टैग DNA पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है। आप बोलोगे 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करवा लेते हैं? इसका एक्सटेंशन करवा लेते हैं। और जब एक्सटेंशन होगा
जब इसका एक्सटेंशन हम करवाएंगे इस डीएनए का, तो एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा, एक्सटेंशंस में हमारा 2 नया स्ट्रैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही दिखा देते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, 2 स्ट्रैंड बन गया, एक स्ट्रैंड ये वाला कंप्लीट स्ट्रैंड बन गया और एक ये कंप्लीट 2 स्ट्रैंड बन गया। अब ये जब 2 स्ट्रैंड हमारा बन जाता है, देन हम क्या करते हैं, इसको 2 स्ट्रैंड बन जाता है, देन हम, चलो हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आपको आएगा। चलो हम यहाँ पे इसको ये कर लेते हैं इरेज। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलो क्लियर ना। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन जब हम करवा देते हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन जाएगा। कौन कौन सा स्ट्रैंड बन जाएगा, तो एक स्ट्रैंड और एक दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा, देखो एक आपका न्यू है और एक ओल्ड वाला बनेगा। इस टाइप से हमारा बन गया 2 स्ट्रैंड, कंप्लीट स्ट्रैंड बन गया। ये स्ट्रैंड क्या था आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड था, ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड था। जो न्यू स्ट्रैंड बना वो क्या बना आपका, न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बना और इधर से इधर की तरफ आप तो 3 प्राइम कह सकते हो, 5 प्राइम। तो ये 2 स्ट्रैंड बन गया हमारा एक्सटेंड करने के बाद। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो हमारा ये प्रोसेस है वो क्या साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसी को हम कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब इसको हम कहीं ना कहीं 30 साइकिल तक चलाते हैं, कितने साइकिल तक, 30 साइकिल तक चलाते हैं, तो हमें 1 बिलियन, अप्रॉक्स 1 बिलियन, देखो ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में, अप्रॉक्स 1 बिलियन हमको क्या मिल जाता है, 1 बिलियन डीएनए स्ट्रैंड मिल जाता है। तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड था, हमारे पास क्या था, एक सिंगल स्ट्रैंड था। उस स्ट्रैंड को हम बार बार साइक्लिक प्रोसेस करवाते रहे, बार बार हम क्या करवाते रहे, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, ये प्रोसेस को रिपीट करते रहे। जब 30 साइकिल तक हम उसको रिपीट करते हैं तो नियर अबाउट हमारे पास 1 बिलियन डीएनए स्ट्रैंड मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमको, 1 बिलियन डीएनए स्ट्रैंड मिल जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आपको। तो ये है आपका क्या, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एप्लीकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, किसी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, पैटर्निटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, कोई रैपिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है, कोई आपका क्रिमिनल को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है, इन सब का कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में भी अगर हमको डीएनए मिल गया, ठीक है, मान लो 2 सेल का भी डीएनए, 1 सेल का भी डीएनए मिल गया, तो उस डीएनए को हम क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं। और एम्पलीफाई करने के बाद देन उसका हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं और उस सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल हम करते हैं पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आई होप सो ये सब समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। उसके बाद वाला जो लेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ भी पढ़ा है उसको हम एक जगह समराइज करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसेस, देन हम लोग पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंप्लीट प्रोसेस। क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो सही लगा, मतलब अच्छा लगा हो, तो आप कहीं ना कहीं कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।